नमस्कार। जानते हैं, कभी-कभी सिर्फ एक दिन की खबरें ही किसी देश की पूरी कहानी कह देती हैं। उसकी अर्थव्यवस्था, दुनिया में उसकी जगह और उसका सियासी भविष्य, सब कुछ। आज 19 अप्रैल 2026 के घटनाक्रम में हम ठीक यही देखने वाले हैं। एक ऐसा दिन जो भारत के आज और कल की एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलेंगे। क्या सच में भारत पिछड़ रहा है? फिर हम जमीन पर उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सड़क योजना करोड़ों जिंदगियों को बदल रही है। इसके बाद हम दुनिया की बिसात पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा की चाल को समझेंगे और फिर देश के अंदर उस बड़ी संवैधानिक बहस पर नजर डालेंगे जो हमारे राजनीतिक भविष्य को एक नया आकार दे सकती है। और हाँ, आखिर में वो जरूरी फैक्ट्स जो सीधे सीधे एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था। हाल की कुछ हेडलाइंस ने थोड़ी चिंता तो जरूर पैदा की है, लेकिन क्या नंबरों के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है? आइए जरा गहराई से देखते हैं। तो खबर ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी की रेस में भारत एक पायदान नीचे खिसक गया है। सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना? लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है? तो हाँ, ये बात सच है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक हम छठे नंबर पर आ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, चलिए उस पहलू पर नजर डालते हैं जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। देखिए, रैंकिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है, असली कहानी तो ग्रोथ की रफ्तार में छिपी है। और यहां देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है, जबकि यूके की 1% से भी कम। मतलब साफ है, हम भले ही एक पायदान नीचे हों, लेकिन इस रेस में सबसे तेज धावक हम ही हैं और लंबी दौड़ में यही रफ्तार जीत दिलाती है। अच्छा, अब बड़े आर्थिक आंकड़ों की दुनिया से निकलकर जरा जमीन पर आते हैं, जहां असल बदलाव महसूस होता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, एक ऐसी स्कीम जो भारत के गांवों की सिर्फ तस्वीर ही नहीं बल्कि तकदीर भी बदल रही है। सरकार ने ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज के लिए लगभग 84,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश के विकास का इंजन अब पूरी ताकत से गांव की तरफ घूम रहा है। इस योजना का सफर भी समय के साथ बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, साल 2000 में मकसद था कि हर गांव तक बस एक सड़क पहुंच जाए। फिर 2013 में हमने उन सड़कों को और बेहतर बनाया और अब ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं। अब ये गांव को सीधे बाजार, स्कूल और अस्पताल से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे बन रहे हैं जो ग्रामीण भारत के लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल रहे हैं। अब भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां तनाव बढ़ रहा है, वहां भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सोची समझी और सदी हुई चालें चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक खबर है। अमेरिका ने भारत जैसे देशों को रूसी तेल खरीदने पर जो छूट दी थी, उसे आगे बढ़ा दिया है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी तेल की जरूरत का लगभग 90% बाहर से मंगाता हो, उसके लिए ये फैसला कितना अहम है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन को लगातार चालू रखने के लिए ईंधन जैसा है। तो इस छूट का हमारे लिए सीधा सीधा मतलब क्या है? पहला, जब मिडिल ईस्ट और होर्मुज स्ट्रेट में तनाव है, तब हमें तेल का एक पक्का और सस्ता जरिया मिल जाता है। दूसरा, हमारी रिफाइनरियां बिना किसी टेंशन के काम कर सकती हैं। कुल मिलाकर ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। चलिए, अब देश के अंदर एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये मुद्दा है परिसीमन का। एक ऐसी बहस जिससे ये तय होगा कि भविष्य में संसद में किस राज्य की कितनी आवाज होगी, और हाँ, इसी से महिला आरक्षण बिल का भविष्य भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो ये परिसीमन आखिर है क्या? आसान भाषा में समझिए, समय के साथ राज्यों की आबादी घटती बढ़ती है। परिसीमन ये पक्का करता है कि हर सांसद या विधायक लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। ये एक तरह से लोकतंत्र का बैलेंसिंग एक्ट है, ताकि हर वोट की कीमत बराबर रहे। और यहीं पे असली पेंच है। जिन उत्तर भारत के राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी है, उन्हें संसद में ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं दक्षिण के राज्य, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया, उन्हें डर है कि संसद में उनकी आवाज कम हो जाएगी। उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये तो अच्छा काम करने की सजा मिल रही है, और इसी वजह से राज्यों के बीच एक भरोसे की कमी पैदा हो रही है। इस मामले की गंभीरता लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य के इन शब्दों से साफ हो जाती है।
उनका कहना है कि जैसे ही अगली जनगणना के आंकड़े आएंगे, नया परिसीमन कराना संवैधानिक मजबूरी बन जाएगा। इसे टालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, संसद को संविधान में फिर से संशोधन करना होगा। मतलब साफ है, हम एक बहुत बड़े संवैधानिक दोराहे पर खड़े हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही काम के हिस्से पर, एग्जाम एसेंशियल्स। यहाँ हम कुछ और ज़रूरी खबरों पर तेज़ी से नज़र डालेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। डिफेंस से एक बड़ी अपडेट, भारत की तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमन नौसेना में शामिल हो गई है। इसका मतलब है कि भारत की परमाणु जवाबी हमला करने की ताकत और भी मजबूत हो गई है, खासकर समुद्र के नीचे से। इतिहास से एक अहम खबर, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर 2 साल का राष्ट्रीय स्मरणोत्सव शुरू हुआ है। महिला शिक्षा और सामाजिक बराबरी के लिए उनकी लड़ाई आज भी हमें रास्ता दिखाती है। मेघालय से एक बहुत अच्छी खबर आई है। वहाँ की स्थानीय भाषाएं खासी और गारो को अब ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया है। इस स्थानीय संस्कृति और पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। कानून के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार हुआ है। जन विश्वास विधेयक 2026 पास हो गया है। अब छोटे-मोटे व्यापारिक अपराधों के लिए सीधे जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना लगेगा। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और डर का माहौल कम होगा। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। दशकों से देश के लिए चुनौती बना माओवादी उग्रवाद अब अपने अंत के करीब है। उनके बड़े नेताओं के खात्मे और सिर्फ 2 जिलों तक सिमट जाने से यह समस्या अब खत्म होने की कगार पर है। और आखिर में अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों यानी रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखा है। आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि होम लोन और कार लोन की EMI बढ़ने की आशंका फिलहाल कम है। ये अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत है। तो आज हमने देखा कि भारत एक ही वक्त में कई मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ एक जटिल राजनीतिक बहस और दुनिया में एक बदलती भूमिका।